हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 64 यानी कि 64 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 65 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। द बहमनीज ऑफ द डेक्कन रोज टू प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। तो निम्न में से किस शताब्दी में दक्षिण के बहमनी का प्राधान्य था। अब सिंपल आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई कब थी, यानी कि कब हुई थी। बस आपके सामने जो है तो ऑप्शन में सेंचुरीज दे दी गई हैं, जैसे 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th और 16th सेंचुरी। तो पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी और 1347 में की थी। इसलिए 1347 आप कह सकते हो कि 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 14th सेंचुरी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहीं पर कुछ एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने बोला कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, फिर आप 13th सेंचुरी क्यों नहीं टिक कर रहे हो, आप 14th सेंचुरी क्यों टिक कर रहे हो। 14th सेंचुरी जो है तो राइट ऑप्शन किस तरह से हो गया। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी फॉर्म में यहाँ पर आपको बताऊँगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब देखो, अगर हम प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट में हम खुद को गिनते हैं कि हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं सेंचुरी। जबकि साल कौन सा चला है, तो वो चला है 2020। तो देखो, हम सिंपल सा फॉर्म यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब 2020 यहाँ पर चला है, तो आपको फर्स्ट 2 लेटर्स देखने हैं। फर्स्ट 2 लेटर्स में जो है तो 20 दिया गया है, तो 20 में आपको सिर्फ एक ऐड करना है। तो जब आप एक ऐड कर देते हो तो वो आ जाता है 21, यानी कि आप कह सकते हो कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो उसी प्रकार जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, तभी आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 2 लेटर्स देखने हैं जो कि 13 है। तो 13 में आपको सिंपल जो है तो एक जो है तो ऐड कर देना है। एक जब आप ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 14। यानी कि आप कह सकते हो कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन सी सेंचुरी में हुई थी, तो वो हुई थी 14th सेंचुरी में। आई होप आपका ये थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी हम यहाँ पर देख रहे थे बहमनी साम्राज्य की बात। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हसन गंगू ने। और कब की थी, 1347 में। अब कई बार आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हसन गंगू कौन सी उपाधि लेकर जो है तो गद्दी पर बैठा था। तो हसन गंगू जो है तो हसन बहमन शाह की उपाधि से जो है तो गद्दी पर बैठा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1347 से लेकर के 1358 तक इसका जो है तो टाइम पीरियड था, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं हसन गंगू से, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हसन गंगू का जो साम्राज्य था वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो हसन गंगू था उसका साम्राज्य बराड़ से लेकर के कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, बराड़ से लेकर के कृष्णा नदी तक। एक और क्वेश्चन जो है तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो हसन गंगू है, तो हसन गंगू जो है तो क्या हिंदुओं से इसने जजिया कर लिया था या फिर नहीं लिया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हसन गंगू ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको हसन गंगू के बारे में बता दिए, ये सारे के सारे आपने नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर बात की जाए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया वॉज द डिसाइपल ऑफ। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए शेख निज़ामुद्दीन औलिया यह किस संप्रदाय को मानते थे। अच्छा, इनकी दरगाह कहाँ पर है प्रेजेंट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो वह है दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। और यह किस संप्रदाय को मानते थे, तो यह चिश्ती संप्रदाय को मानते थे। किस संप्रदाय को मानते थे, चिश्ती संप्रदाय को। अब चिश्ती संप्रदाय से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि चिश्ती संप्रदाय को भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था। यानी कि आप कह सकते हो कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी ऑल अराउंड वर्ल्ड में। तो वो की थी ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने। किसने की थी, ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने। जबकि जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रचार प्रसार किसने किया था चिश्ती संप्रदाय का, तो वो किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बाकी यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो बाबा फरीद थे, यह जो है तो किसके दामाद थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो यह किसके दामाद थे, तो यह बलबन के दामाद थे। अब बलबन कौन था, तो यह गुलाम वंश का एक शासक था। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इन फतेहपुर सिकरी।
तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निम्न में से कौन सा निर्माण करवाया हुआ था। अब देखो यहाँ पर बात की गई है फतेहपुर सीकरी की, जो कि आगरा में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने जो है तो पंचमहल का निर्माण करवाया हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ और भी आपको पता होना चाहिए कि जो अकबर था, अकबर ने जो है तो फतेहपुर सीकरी के सराउंडिंग एरिया में बहुत सी चीज़ों का निर्माण किया था। एक तो उसमें आ गया पंचमहल, और भी आपको पता होने चाहिए जैसे कि ख्वाबगाह हो गया, जिसको हाउस ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। उसके बाद दीवाने खास हो गई, उसके बाद पंचमहल आप सभी को पता चल गया। उसके बाद आंख मिचौली हो गई, इबादत खाना हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, और उसके बाद 25वीं कोर्ट। देखो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 25वीं कोर्ट, इसका निर्माण भी अकबर ने किया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखो अकबर की यहाँ पे बात की गई थी, तो अकबर के बारे में हम बहुत से क्वेश्चंस हर बार डिस्कस करते हैं, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो आप सभी को पता है कि हमारे पर बहुत से क्वेश्चंस अकबर के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1556 में। और कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के कालानौर में। उसके बाद जो अकबर का संरक्षक था, जिसका नाम था बैरम खां, तो बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो बैरम खां का पतन हुआ था 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर को हरम दल से मुक्ति और अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में किया था। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था, तो उसको कब समाप्त किया था? तो 1563 में उसको समाप्त किया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त किया था। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, अच्छा ये जो फतेहपुर सीकरी की हम बात कर रहे थे, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और कब की थी? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था 1571 1571 में। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दीन इलाही, तो दीन इलाही की स्थापना जो है तो अकबर ने की थी। कब की थी? 1582 1582 में जो है तो दीन इलाही की स्थापना की गई थी। और दीन इलाही से एकमात्र हिंदू कौन जुड़ा था? तो वो था बीरबल। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1601 में जो है तो अकबर का अंतिम युद्ध हुआ था असीरगढ़ के विरुद्ध, और लास्ट में जाकर के अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो ये सारी की सारी आपने ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन, तो भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत कब हुआ था? आप सभी को पता है कि 1857 में विद्रोह हुआ था, बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था। तो इसी विद्रोह के जस्ट एक साल बाद यानी कि 1858 में जो है तो भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत हो गया था, और जो प्रशासन का कार्यभार था वह जो है तो ब्रिटिश सरकार ने अपने ही हाथों में ले लिया था। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर बात की जाए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको हर बार ये पॉइंट्स में आपको हर बार सीक्वेंस में बताता हूँ, तो आज भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 129 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो वो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और लास्ट में भारत का वाइसराय बनाया गया था, किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 130 है। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट, तो आंदोलन के रूप में फेबियनिज्म के प्रस्तावक कौन थे? तो वो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब एनी बेसेंट के बारे में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इन दोनों ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी हो गई तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा कुछ एक साइंस के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देख देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, तो सुपर कंडक्टर की चालकता होती है तो वो होती है इन्फानाइट, यानी कि अनंत। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 की अगर बात की जाए, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो किसके कारण वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्या है? तो डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाना। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसके कारण वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स में यहाँ आप सभी को पता है कि एटम्स आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 152 की अगर बात की जाए, द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर, तो सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं, तो वो कौन सी हैं, तो वो हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 की अगर बात की जाए, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, तो एमिनो एसिड किसके निर्माण खंड है। अब देखो यही क्वेश्चन जो है तो थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है तो किसका बहुलक होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रोटीन होता है वह एमिनो एसिड का ही बहुलक होता है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एमिनो एसिड किसके निर्माण खंड है, तो वो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोटीन की बात की गई है, तो प्रोटीन से देखो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 2 के 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि जो मरासमस रोग होता है, तो मरासमस जो डिजीज़ होती है वह किससे संबंधित होती है, तो वो प्रोटीन से ही संबंधित होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो क्वाशियोरकर डिजीज़ होती है, जो क्वाशियोरकर डिजीज़ होती है वह किससे संबंधित होती है, तो वह भी प्रोटीन से ही संबंधित होती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर पता होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत बार ये एग्जाम में बनते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन को सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था एक डच केमिस्ट थे जिनका नाम था गेराडस जोहावस मल्डर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 154 है, विटामिन डी इज, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है थाइमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का क्या है, तो वो है कैल्सीफेरॉल। तो ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। और जैसे विटामिन ई हो गया, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 2 का है विटामिन बी 3। तो विटामिन के हो गया, विटामिन बी 12, विटामिन 2 और विटामिन बी 3, इनके रासायनिक नाम क्या है, ये आप नीचे कमेंट में बताओ। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तभी आपने गूगल करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।